हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 68 और आज डेट है 16 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर, जिसमें आज हम रिवीजन करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 10 की, जो आप पहले कर चुके हैं वर्कशीट नंबर 10। उसी की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन आज हम करने वाले हैं। आज की वर्कशीट हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में साथ साथ करेंगे, तो आपने ध्यान से समझना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आज की वर्कशीट का हमारा क्या है, What are the factors of y square plus 5x minus 6? यानी y square plus 5x माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा जो प्रश्न हमें दिया गया है, यानी y स्क्वायर जमा 5x माइनस 6। ये कैसा बहुपद है तो एक बहुपद, लेकिन ये कैसा बहुपद है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक द्विघाती बहुपद है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए, इसके गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ये मिडल टर्म है, इसकी जो बीच की ये टर्म है, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मध्य पद विभक्ति विधि द्वारा। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या तरीका होता है, ध्यान दो। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ये लास्ट वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म, जिसके पास कोई y नहीं है, और एक जो ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसका जो कोफिशिएंट है यानी जो इसका गुणांक है, कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखा होगा इसके साथ, इन दोनों संख्याओं की गुणा करानी है, यानी इस 1 की और इस 6 की। तो याद करो क्या होता था, हमारा जो द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मुझे इस a की और इस c की ज़रूरत पड़ती थी, यानी जिसके पास कोई x नहीं है वो, और जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो, इन दोनों की मैं गुणा करवाती थी, यानी a गुणा c मैं करवाती थी। तो a गुणा c यहाँ पर यानी 1 की गुणा 6 से करवानी है। तो क्या उत्तर आएगा, 6 ही आएगा। अब 6 के जो फैक्टर्स है वो सोचो क्या क्या होते हैं, यानी जो इसके गुणनखंड है वो सोचो क्या क्या होते हैं। 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 6 आता है 2 और 3 के पहाड़े में, 2 तिया 6 होता है, या फिर 6 एकम 6 होता है। ये दो ही फैक्टर्स बनते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। 3 दूनी 6 होता है, अगर उल्टा करोगे तो यही उल्टे हो जाएंगे। अब मुझे इन संख्याओं को, इन जोड़ों को 2 और 3 और ये 6 और 1, इन जोड़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर 5 बन जाए, या और इनको गुणा करने पर ये -6 बन जाए। ये जो निशान आप माइनस का देख पा रहे हैं ना, ये -6 बनाना है। तो अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूंगी तो 5 तो बन जाएगा, लेकिन 2 और 3 को गुणा करने पर -6 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरा वाला पेयर लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 वाई स्क्वायर यानी 1 वाई स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ 6y माइनस 1y घटा 6। तो अब देखो, जो ये सेंटर की टर्म मैंने स्प्लिट करी, यानी ये जो मैंने नंबर लिखे, इसमें मैंने 6 और 1 लिखा है, 6 लिखा है प्लस का और 1 लिखा है माइनस का। 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, और इस 6 और इस -1 को गुणा करूंगी तो -6 भी आ जाएगा मेरा। तो दोनों चीज़ें हल हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं, यानी जोड़े बनाने हैं और कॉमन लेना है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, एक y कॉमन लिया जा सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक y बचेगा, क्योंकि यहाँ y 2 थे, प्लस y बाहर जा चुका है तो अंदर बचेगा सिर्फ 6। हो गया यहाँ से कॉमन। अब यहाँ से कॉमन क्या लूँगी, दोनों के पास कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन दोनों के पास माइनस जरूर दिख रहा है, तो -1 ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ से क्या बचेगा, y बचेगा, क्योंकि -y तो बाहर आ गया। अब क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बच गया होगा, 6, तो +6 बच गया अंदर। अब देखो ब्रैकेट के जो नंबर है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, y+6, यानी हमने कॉमन ठीक लिया है, क्योंकि ब्रैकेट के नंबर सेम आ रहे हैं। तो ये आ गया y+6 एक बार, और बाहर क्या क्या बचा था, ये y और -1, तो दूसरे ब्रैकेट में ये y-1। तो ये आ गए मेरे फैक्टर्स, यानी गुणनखंड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी मध्य पद विभक्ति द्वारा। अब चारों ऑप्शंस में से चेक करो कहाँ ये वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दो। जो भी क्वेश्चंस बेटा आप रिवीजन वर्कशीट में सॉल्व कर रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में पूरा लिख कर सॉल्व करेंगे, सिर्फ टिक मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, देन ऑल द फैक्टर्स ऑफ px विल बी व्हाट।
यानी x माइनस 2 यदि इस बड़े से बहुपद का एक गुणनखंड है तो px बहुपद के सभी गुणनखंड ज्ञात करो। यानी ये जो बड़ा सा बहुपद है ना, इसके सारे गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं और x माइनस 2 इसका पहले से ही एक गुणनखंड हमें दे रखा है। यानी x माइनस 2 इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल का पहले से एक फैक्टर दे रखा है, इसके बाकी के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, यानी इस बहुपद की घात क्या है। सबसे पहले तो ये देखो 2x की पावर 3, तो यानी डिग्री यानी बहुपद की जो घात है, सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है। तो इस पॉलिनॉमियल के कुल 3 फैक्टर्स होंगे, यानी कुल 3 गुणनखंड होंगे। जितनी उसकी डिग्री होती है यानी जितनी उसकी घात होती है बहुपद की पॉलिनॉमियल की, उतने ही उसके फैक्टर्स या फिर गुणनखंड होते हैं। तो 3 यहाँ पर हमें फैक्टर्स चाहिए। तो एक तो मुझे पहले से दे रखा है, यानी 2 मुझे और निकालने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो एक यहाँ पर ये फैक्टर दे रखा है ना, इसकी डिवीजन करवानी पड़ेगी, इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल को इस एक फैक्टर से। तो चलो डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो आंसर नंबर 2 हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले लिख लिया, माना जो हमारा px पॉलिनॉमियल है वो है x माइनस 2 और एक पॉलिनॉमियल यानी एक बहुपद जो gx है वो था बड़ा वाला, जो पूरा पॉलिनॉमियल था यानी पूरा बहुपद था, उसको मैंने gx मान लिया। इसके बाद मुझे दिया गया था कि px जो है वो gx का फैक्टर है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को भाग करवानी है। तो भाग करवाने का तरीका याद है ना आपको, कैसे करते थे। सबसे पहले पहली संख्या को भाग करवाना है इस पूरे से। तो पूरे से भाग करवाने का मतलब हम देखेंगे कि 2x जो क्यूब है ना, इसको पहले इस x से भाग करवा के देखो, ठीक है। सिर्फ इस x से भाग करवाओगे तो क्या बचेगा, 2 का तो 2 बचेगा ही बचेगा। अब ऊपर x 3 थे, नीचे x 1 था, तो x कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो यानी यहाँ मुझे ऊपर लिखना है 2x की घात 2, जो मेरे पास यहाँ भाग करवा के आया। अब मुझे एक बार इसको x से गुणा करवानी है और एक बार इसको 2 से गुणा करवाना है। तो चलो करवाओ। पहले जब गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा 2x की घात 3। दूसरी बार जब गुणा करवाओगे तो ये 2 से गुणा होगी, तो क्या बन जाएगा 4x की घात 2। तो जमा डालोगे बीच में या घटा डालोगे, ध्यान रखना ये घटा के साथ गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ आएगा घटा 4x की घात 2। 2 दूनी 4 और x की घात 2 होगी दोनों के साथ गुणा। अब देखो ध्यान से आगे क्या करना है, भाग में आगे क्या करते हैं, घटा करते हैं ना। अब घटा करते समय यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे वाले जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल देने हैं। यानी ये घटा का हो जाएगा, ये जमा का है, ये घटा का है, तो ये जमा का हो जाएगा। निशान बदल दिए नीचे वाली संख्याओं के। अब पहली संख्या सेम थी तो ये कट गई। अगले वाले में देखो ये क्या है, -3 और नीचे वाली संख्या का जो निशान है ना, अब ये नीचे वाला निशान है, इसका निशान बदल गया। अब इसका निशान प्लस का हो गया और इसका था घटा का। तो जमा घटा घटा माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा तो ये 4 है और 4 का निशान अब प्लस का हो चुका है, तो यानी ये आ जाएगा हमारा जमा x²। ठीक है। अब इसके बाद बाकी की जो दोनों संख्याएं थी उसको साथ में नीचे उतार लो। यही करते थे हम भाग में, तो चलो भाग करने से ये दोनों संख्याओं को नीचे उतार लो। -17x जमा 30 लिख लिया यहाँ तक हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ये संख्या आई ना 1x², अब इसको फिर से x से गुणा भाग करवाओ। तो लिखो यहाँ पर 1x² बटा में x। तो अब जब एक तो एक ही रहेगा और ये ऊपर x 2 है, नीचे x 1 है, तो ऊपर कितने x बचेंगे, 1 कट जाएगा ना, क्योंकि 1x क्या बचा 1x। तो ये जमा का था, यहाँ पे ये जमा का निशान था ना, तो ये यहाँ पर भी जमा का ही लिखा जाएगा 1x। लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या करवाना है, इस 1x की गुणा पहले वाले x से करवानी है और फिर इस 2 से करवानी है। ठीक है, तो ध्यान से करवाना। अब पहले वाले से होगी तो क्या बन जाएगा 1x², क्योंकि 1x ये था 1x ये था, 2 हो गए ना x। अब 1x की गुणा -2 से करवाओ तो क्या आ जाएगा -2x। हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके बाद निशान बदलवाने हैं नीचे वाली संख्याओं के। देखो ये जमा का है ना, तो इसका क्या निशान हो जाएगा यहाँ पे, घटा का, और ये घटा है तो इसके साथ नीचे क्या आ जाएगी, जमा। पहली संख्या बिल्कुल एक जैसी थी, कट गई। अब याद रखना 2 का निशान ये जमा का हो चुका है, घटा का नहीं है। अब 17 था ऊपर, घटा का 2 हो गया है जमा का, तो जमा घटा घटा 17 में से 2 गए तो बचा 15x और बड़ा कौन है 17, तो निशान आ जाएगा घटा का और जमा 30 साथ में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक कैसे हमने भाग करी है। अब इसके बाद अगली भाग मुझे किसकी करवानी है, इस 15x से करवानी है। तो 15x लिखूंगी और किससे करवानी है, ये वाले x से करवानी है, तो नीचे लिख दो ये वाला x। तो x से x तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 15 बचेगा। और 15 का जो यहाँ पर निशान था वो माइनस का था, तो यहाँ लगा सकते हो आप माइनस। तो मुझे किससे गुणा करवानी है, इस -15 से करवानी है। तो यहाँ मैं ऊपर क्या लिखूंगी, -15। अब क्या करना है, इस -15, ये जो माइनस का निशान है ना, इस -15 की गुणा पहले x से
और फिर इस 2 से। तो चलो करवाओ, पहले x से होगी तो -15x ही बन जाएगा, और जब ये -15 -2 के पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 15 दूनी होता है 30। अब नीचे की संख्याओं के निशान पलटवा दो, पलट गए निशान। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो संख्याएं आई ये बिल्कुल एक जैसी हैं, ये कट जाएंगी और हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा। अब शेषफल तो 0 आना ही था, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था कि ये जो x-2 है ये हमारे बड़े वाला जो बहुपद है, यानी जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर है ना, फैक्टर बोला हुआ था ना, तो इसीलिए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ही आना चाहिए था, यानी जो हमारा शेषफल है वो 0 ही आना चाहिए था, और 0 आ भी रहा है, तो यानी हमने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। अब हमारे पास ये जो हमारा क्वेश्चन आया, यानी जो हमारा ये भागफल आया, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा भागफल यानी कि क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था ना आपको, उस तरीके से इसको विभक्त करो, इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना। तो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन यानी मेरा भागफल जो आया था, मैंने इसको क्यू के बराबर लिख लिया, बराबर आ गया 2x² + 1x - 15। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था किस किस की गुणा करते हैं, इस 2 की, यानी जो x² के साथ होती है संख्या उसकी, और जो कांस्टेंट यानी जो अचर संख्या है जिसके साथ कोई x नहीं है उसकी गुणा करते हैं। तो यहाँ गुणा करवाओ फटाफट से, 2 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो 15 और 2 ही होता है, 15 दूनी, और एक होता है 5 6 30, है ना, ये 2 जोड़े बन गए ना, या तो 2 और 15 लो, या 3 और 6 लो, या फिर 3 और 10 भी हो सकते हैं, 3 धाम 30 भी तो होता है। तो ये 3 जोड़े बन गए एक्चुअली। अब हमें ऐसा जोड़ा लेना है जिसको जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर जो है हमारा -30 बन जाए। -30 क्यों बन जाए, क्योंकि गुणा जो करी थी वो -15 से करी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो ये वाला जोड़ा है इसको लेंगे तो 1 आ सकता है और -30 भी आ सकता है। देखो कैसे आएगा, 2x² यानी 2 की x की घात 2। अब इसके साथ अगर मैं लिख दूँ -6x और घटा 5x लिख देती हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, अगर इन दोनों को मैं जोड़ती हूँ तो 1 आ जाएगा ना, +1, और अगर गुणा करती हूँ 6 और 5 की गुणा करूँ -5 की, तो -30 भी आ जाएगा। तो यानी ये जोड़ा मेरा बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पे। अब इसके बाद पहले 2 और पीछे वाले 2, इन दोनों के जोड़े बना के कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और x, तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, जमा यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर आ चुका है। अब यहाँ से देखो माइनस का निशान कॉमन आ सकता है, दोनों के पास माइनस है, और 5 दोनों से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर x, और 5 कॉमन आ गया तो 15 में से अगर 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो +3, क्योंकि 5 दिया 15 होता है। अब देखो क्या क्या आ गया, 2x घटा 5 एक ब्रैकेट में, और जो x + 3 था वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो यानी ये हमारे आगे बाकी के 2 गुणनखंड। पहला गुणनखंड कौन सा था, पहला गुणनखंड था हमारा ये x - 2, और बाकी के 2 गुणनखंड आगे 2x - 5 और x + 3। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन में देखो जो हमारा आंसर आया वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ। तो हमारा आंसर सही ऑप्शन क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बेटा तीसरा प्रश्न क्या है, फैक्टर्स ऑफ x² x⁴ + 4x² + 3 विल बी वॉट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ये जो हमें बहुपद दे रखा है x² x की घात 4 जमा 4x² जमा 3, इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, और हमें हिंट भी दे रखा है कि अगर हम x² को y मान लें तो हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो, ये है हमारा आंसर। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बहुपद को लिखने के बाद, पॉलिनोमियल को लिखने के बाद हम लिख लेंगे कि मान लिया मेरा जो x² है वो y के बराबर है, तो x की घात 4 यानी x की पावर जो 4 है, मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना x², और उसके बाहर भी x² लिख देती हूँ, दोनों जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी बाद में। तो ये अंदर वाला x² को तो मैंने y मान लिया था, तो x² की जगह पर मैं y लिख देती हूँ, और बाहर जो स्क्वायर था वो y के ऊपर आ जाएगा, आ गया ना। अब इसके बाद देखो अगला वाला जो x² था उसकी जगह पर भी y लिख दिया। अब इसको हल करने का क्या तरीका है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मध्य पद की विभक्ति करके। अब उसको करने के लिए यहाँ पर 1 होगा और इस 1 और 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अभी हमने 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं ना ऐसे। अब मेरे पास 3 के जो गुणनखंड यानी जो 3 के फैक्टर है वो 3 और 1 ही बनेंगे, क्योंकि 3 × 3 होता है। अब इसी को मुझे यहाँ लिखना है, तो 1y² प्लस, तो यहाँ पर 4y को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3y जमा 1y जमा 3, इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 3 को पहले लिखा है, मैं यहाँ पर 1y को पहले लिख लेती हूँ, किसी को भी पहले लिख सकते थे, 1y जमा 3y,
इस तरीके से आ जाएगा 4y गुणा करके जमा करके और गुणा करके 3 भी आ जाएगा। अब दो दो के जोड़े बनाओ और कॉमन ले लो फटाफट से। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अंदर y+1। यहाँ से कॉमन लोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y+1। अब y+1 एक बार, क्योंकि 2 बार लिखा है ना ब्रैकेट में, और y+3। अब हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमने ये माना था ना, y की जगह पर x² की जगह पे y, तो y की जगह पर फिर से उस x² को वापस ले आओ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x²+1 और x²+3। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा चौथा प्रश्न क्या है, बाय फैक्टराइजिंग 7√2y² -10y -4√2 वी गेट। यानी अगर इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात किए जाएं तो क्या इसके गुणनखंड होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। 7√2y² -10y -4√2, ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करो फैक्टराइजेशन करना, यानी गुणनखंड ज्ञात करना। यहाँ पर भी हम इस प्रश्न को हल करेंगे मध्य पद विभक्ति विधि द्वारा। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो y² के साथ जो नंबर लिखा है और जो कांस्टेंट यानी जिसके पास कोई y नहीं है उनको गुणा करोगे। अब गुणा करते समय यानी मल्टीप्लाई करते समय याद रखना कि जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर है, यानी ये 7 और 2, ये आपस में गुणा होंगे तो 28 बन जाएंगे। और वर्गमूल 2 यानी √2 और ये वाला वर्गमूल 2 जब आपस में गुणा होंगे तो ये बन जाएगा 2। किसी भी वर्गमूल की संख्या को अगर उसी से गुणा किया जाता है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है, यानी वो बन जाएगा 2। अब 28 की गुणा 2 से करने की ज़रूरत नहीं है, 2 तो अलग ही लिख लो। और 28 को कैसे लिख सकते हैं, 14 दूनी 28, ठीक है। इनको गुणा करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स ही लिखने हैं, यानी गुणनखंड ही लिखने हैं, तो उसको खोल कर ही लिखना था। तो अब देखो 14 एक साथ और ये वाले दोनों अगर मैं गुणा कर दूँ तो 14 गुणा 4 बन जाएगा। अब 14 और 4 को अगर मैं जोड़ती हूँ या घटाती हूँ तो मुझे 10 बनाना है, 10 बन रहा है ना, 14 में से 4 घटाओ 10 आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो फिर से वही 56 बनेगा, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा था 56। तो चलो लिख लेते हैं अब इसको, ये आ जाएगा हमारा 7√2y², साथ में हम लिख लेते हैं जमा 14y माइनस, जमा 14y लिखूंगी या घटा 14y लिखूंगी, घटा 14y लिखूंगी और जमा 4y लिखूंगी क्योंकि मुझे -10 बनाना है। तो 14 में से 4 गया तो 10 आएगा, लेकिन -14 जब होगा तभी -10 बनेगा। अब साथ में क्या आ जाएगा, जमा 4√2 यानी 4√2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो इसका जोड़ा बन गया और एक इसका जोड़ा बन गया कॉमन लेने के लिए। अब देखो बाहर क्या है वर्गमूल के, यहाँ 7 है और यहाँ 14 है, तो 7 कॉमन आ सकता है। तो वर्गमूल के अंदर क्या रह जाएगा, 7y बाहर लिख लेते हैं। चलो वर्गमूल के अंदर बचेगा वर्गमूल 2 और y माइनस 7 और y बाहर आ गया, 14 अंदर है, तो 7 दूनी 14, तो 2 बचेगा ना अंदर। अब 2 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, जमा 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब 4 जब मैं कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, इस तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने 7y कॉमन लिया तो वर्गमूल 2 -2 बचा। और अगले वाले में से देखो यहाँ पर था जमा 4y -4 वर्गमूल 2, तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, दिख ही रहा है दोनों के पास 4 है, तो अंदर क्या बचा y माइनस वर्गमूल 2। लेकिन अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये जो अंदर की संख्या है ना ब्रैकेट के, ये तो एक जैसी नहीं बन रही, तो ये तो एक जैसी बननी चाहिए थी कॉमन लेने के बाद। अब ध्यान से देखो इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा मुझे पीछे वाले के जैसे। तो इस वाले ब्रैकेट में भी अगर मैं फिर से एक बार वर्गमूल 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा संख्या सही बन जाएगी ना। अब आप कहोगे मैम वर्गमूल 2 कैसे कॉमन लेंगे, तो ध्यान से देखो इस वाले 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 बार अगर एक ही वर्गमूल को गुणा किया जाता है तो वो संख्या वापस मिल जाती है ना। तो इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकती हूँ ना इसको, यानी √2 × √2 +4, और यहाँ तो मेरा यही नंबर सेम रहेगा। अब देखो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है √2 यानी वर्गमूल 2, तो ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 7√2y। अब यहाँ से ये वाला नंबर बाहर चला गया, ये वाला जो वर्गमूल 2 यानी √2 था, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ y माइनस √2, क्योंकि ये नंबर भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ ये वाला y बचा है और ये बचा, सेम हो गया ना। अब देखो ब्रैकेट बंद हो गया, +4 और पीछे वाले ब्रैकेट में भी यही सेम नंबर था y माइनस √2, तो अब देखो सेम हो गया ब्रैकेट के अंदर का नंबर। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 7√2y +4, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन पार्ट था यानी जो y वाला पार्ट था y माइनस √2, ये आ गया दूसरे ब्रैकेट में। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा,
हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। y माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 7√2y प्लस 4, तो यानी इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि फैक्टराइज करो 2 ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9a प्लस 1 प्लस माइनस 5, यानी 2 गुना a जमा 1 की घात 2 माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस 1 माइनस 5, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर किया था, और हिंट भी हमें दे रखा है कि अगर हम a प्लस 1 को x के बराबर मान लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो। माना यानी लेट कर लिया हमने a प्लस 1 बराबर है x के, तो जो हमारी इक्वेशन हमें दे रखी थी वो किस में बदल जाएगी। देखो 2 a प्लस 1 x है तो इसकी जगह x लिखा और पावर आ गई साथ में, माइनस 9 और a प्लस 1 की जगह पे फिर मैंने x लिखा और माइनस 5। अब बिल्कुल वैसे ही होगा ना जैसे पहले हमने प्रश्न किया था, पहले क्वेश्चन किया था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, यानी 2 और इस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लो चलो फटाफट से, 2 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10। अब 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, या तो 5 और 2 पे जाएगा, या फिर हमारा 10 एकम या 1 धाम 10, 10 की 1 गुना 1 से करेंगे तब आएगा। अब मुझे बनाना है बीच में 9, तो 5 और 2 को जोड़ने पे तो 9 नहीं बनेगा, तो मुझे कौन सा जोड़ा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10 और 1 का। लेकिन मेरा उत्तर आना चाहिए माइनस 9, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर जो 10 है वो मुझे घटा कर लेना पड़ेगा ताकि मेरा उत्तर माइनस में आए, प्लस 1x माइनस 5। अब देखो गुणा करने पर माइनस में आएगा ना माइनस 10, और घटा करने पर या जमा करने पर जो उत्तर है वो माइनस 9 भी आएगा। तो हो जाएगा अब हमारा प्रश्न। अब हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1x, क्योंकि यहाँ से 2x बाहर जा चुका है। अब 10x में से 2 बाहर गया तो गुणा में क्या बचेगा अंदर, माइनस 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है तो अंदर 5 ही बचेगा। अब यहाँ से देखो कॉमन कैसे लोगे, माइनस 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, माइनस नहीं बेटा प्लस 1 कॉमन लेगो तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। हमेशा इस ब्रैकेट को खोल के ज़रूर देखना आपका आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। देखो 1 की गुणा x से करोगे तो 1x आएगा, इस प्लस 1 की गुणा माइनस 1 से करोगे तो माइनस 5 आएगा। तो यानी अपने मल्टीप्लिकेशन ठीक करी है और कॉमन भी सही लिया है। अब इसके बाद कॉमन क्या था, x माइनस 5, जो 2 बार ब्रैकेट आता है उसको 1 बार लिख लेते हैं, बचा क्या साथ में 2x प्लस 1, तो हो गया ना हमारा आंसर खत्म। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में ये वैल्यू ली थी ना a प्लस 1, उसको x की जगह पर लिखना है, तब हमारा आंसर होगा ख़त्म। तो चलो अब उसको भी लिख लेते हैं हम। ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ जगह हो जाए, मैं लिख सकती हूँ फिर यहाँ पे। तो देखो x की जगह पर मुझे a प्लस 1 डालना है, तो देखो x माइनस 5 था मेरा एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट था 2x जमा 1। अब ध्यान से करना, x की जगह पर लिखना है a जमा 1, तो इस x की जगह पर मैं लिखा a जमा 1 माइनस 5, तो पहला ब्रैकेट हो गया ठीक। अब दूसरे वाले x की जगह पर भी मुझे लिखना है a जमा 1, तो लिख दिया मैंने a जमा 1, और ये पीछे वाला जो था ना ये प्लस 1, ये मैंने अलग से लिख दिया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या किसकी थी, 5 की, तो ये हो जाएगा a माइनस 4। ठीक है। अब अगले वाले में ब्रैकेट खोलो, 2 की गुना 1 से करवाओ, फिर 2 की गुना 2 से करवाओ, तो ये हो जाएगा 2a जमा 2 जमा 1। अब फिर से हल करवाओ, जो ब्रैकेट में खुलवाया था उसमें 2a तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये 2 और 1 जुड़ गया तो कितना बच जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया a माइनस 1 और 2a जमा 3। तो अब देखो फटाफट से कौन से वाले ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखो सेकेंड ऑप्शन जो है वो है 2a जमा 3 और a माइनस 4, तो यानी जो सेकेंड ऑप्शन था आपका ये आपका आ जाएगा करेक्ट। तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाएंगे अपनी वर्कशीट में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो अब 6 क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, अंडर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स द क्लास 9 स्टूडेंट प्लांटेड टोटल ऑफ दिस मच प्लांट, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 प्लांट बच्चों ने प्लांट किए। ठीक है, नंबर में नहीं, अब की बार एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमें ये नंबर दे रखा है। इन अ स्कूल इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर x माइनस 2 देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। हमें पता करना है कि हर बच्चे ने कितने प्लांट लगाए होंगे, अगर टोटल जो प्लांट्स लगाए हैं पूरी क्लास ने मिलकर इतने लगाए, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर क्लास में जो है x माइनस 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे ने कितने लगाए होंगे कि इतने प्लांट लग गए हों। ठीक है, ये है हमारा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन। चलो हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं हिंदी में कैसे इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। हिंदी में हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या लिखा हुआ है,
वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 में विद्यार्थियों ने कुल इतने वृक्ष लगाए। यदि विद्यार्थियों की संख्या x-2 है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और हमें मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने समान पेड़ लगाए। यानी एक विद्यार्थी ने जितने पेड़ लगाए, मान लो एक विद्यार्थी ने 4 पेड़ लगाए थे तो दूसरे विद्यार्थी ने भी 4 ही पेड़ लगाए होंगे। इस तरीके से करते हुए कुल पेड़ इतने लगे और कुल बच्चे इतने हैं। तो क्या करेंगे हम, तो जितने हमारे पेड़ लगे और जितने हमारे यहाँ पर बच्चे थे एक कक्षा में, इन दोनों को हमें भाग करना पड़ेगा। यानी इस व्यंजक को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें x-2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हमारा आएगा वही होंगे हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो देखो आंसर नंबर 6 में टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने दे रखे थे हमें, 3x² - 4x - 4 पौधों की कुल संख्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी हमें x-2। तो x-2 से को डिवाइड करवा 3x - 4x - 4 को मैंने x-2 से डिवाइड करवा लिया। तो डिवाइड करवाने के लिए पहले मेरे पास क्या था, 3x का स्क्वायर, इसको पहले मैं x से डिवाइड करवाऊंगी तो क्या बचेगा मेरे पास, 3x बचेगा ना, क्योंकि 3 तो बचेगा ही बचेगा, ऊपर x² था नीचे x था तो एक x बच गया। तो देखो मैंने यहाँ 3x लिख लिया। अब इस 3x की गुना, इस जो 3x मेरे पास आया इसकी गुना पहले मुझे इस x से करवानी है और फिर मुझे इस 2 से करवानी है। तो एक एक करके जब मैंने गुना करवाई तो पहले मेरे पास 3x² आ गया, फिर 3 दूनी 6 लिखा मैंने और x एज इट इज़ का 7 के 7 इसके मैंने लिख दिया। हो गई हमारी गुना। अब इसके बाद निशान बदलने होते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का निशान आ गया और ये हो गया प्लस का निशान, बन गया ना, निशान भी बदल दिया हमने। अब निशान बदलने के बाद जो एक जैसी संख्या है उसको काट दो। ये देखो ये दोनों एक जैसी थी, ये कट गई। अब इसके बाद जो चिन्ह हमने बदले थे उसके हिसाब से हमें जमा और घटा करनी है। तो 6 का निशान अब जमा का हो गया है, 4 का माइनस का, तो वो आ जाएगा हमारे पास जमा 2x। अब मुझे जो भाग करवानी है वो इस 2x के लिए करवानी थी, अभी मैंने सिखाया था ना आपको। अब क्या करेंगे, 2x को ऊपर लिखेंगे और ये वाला जो x था इसको लिखेंगे इसके नीचे। तो x से x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x से x कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। तो यही 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस 2 की गुणा, ये जो यहाँ मैंने 2 लिखा, इस 2 की गुणा पहले मुझे x से करवानी है और फिर इस 2 की गुणा मुझे बाकी के 2 से करवानी है। तो चलो करवाओ। पहले जब गुणा करवाओगे 2 की गुणा x से तो 2x ही आएगा, फिर 2 की गुणा -2 से करवाओगे तो आएगा -4। अब इसके बाद निशान उल्टा दो, नीचे वाली संख्याओं के, एक घटा का था तो जमा हो जाएगा, जमा का था तो घटा हो जाएगा। अब देखो दोनों ही जो नंबर हैं वो दोनों अपोजिट है, यानी एक +4 है, एक -4 और एक 2x है तो दूसरा -2x है, तो दोनों कट जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यानी जो हमारा शेषफल है वो हो जाएगा 0। शेषफल 0 आ गया और हमारा जो भागफल है वो आ जाएगा 3x - 2। तो जो हमारा क्वेश्चन आया यानी जो हमारा भागफल है यही तो हमारा उत्तर है। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 3x - 2 पौधे लगाए। इट मीन्स ई स्टूडेंट हैज़ प्लांटेड 3x + 2 प्लांट्स। तो हो गया हमारा क्वेश्चन 6। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इफ एरिया इज इक्वल टू, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। हमें बोला जा रहा है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो रेक्टेंगल के लिए, अगर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इस तरीके के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा गया हो। तीनों ही देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, तो इसका एरिया दे रखा है और इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमें इसके 2 फैक्टर्स निकाल के उन्हीं दोनों फैक्टर्स को लेंथ और ब्रेथ बोल देना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तो देखो क्या था क्वेश्चन, वह आयत जिसका क्षेत्रफल दिया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए संभव व्यंजक के रूप में। तो पहले देखो सारे क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं और जो क्षेत्रफल है ना वो सारे ही क्षेत्रफल हमारे एक द्विघाती बहुपद के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, इस द्विघाती बहुपद को हम मध्य पद विभक्त करके इसके 2 गुणनखंड निकालेंगे और वही दोनों गुणनखंड हमारे लंबाई और चौड़ाई बन जाएंगे। तो चलो एक एक करके हम तीनों क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तीनों ही क्वेश्चंस में जो हमें है फैक्टराइजेशन करनी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है मध्य पद विभक्त करके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एरिया यानी क्षेत्रफल हमें दे रखा था 1x² जमा 5 वर्गमूल 5 यानी 5√5x + 30। तो इस जो हमारा ये पॉलिनोमियल है यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जो हमारा द्विघाती बहुपद है इसको हमें सॉल्व करवाना है मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो किस किस को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, x² के साथ का नंबर 1 और जो ये लास्ट में लिखा है 30, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 30 ही आता है। अब इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जो सेंटर में नंबर लिखा है ना 5√5 ये बन जाए।
अब 30 के ऐसे फैक्टर्स कैसे बनाएं, देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं 3√5 और 2√5 तो 30 आएगा ना। कैसे आएगा, देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। और वर्गमूल वाला यानी स्क्वायर रूट वाला नंबर अगर स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 5 ही आ जाएगा, और 3 5 ज़ा 30, तो आ गया ना 30। तो अब इस तरीके से 3√5, तो 5√5 कैसे लिख सका जा सकता है, 3√5 में 2√5 को जोड़ दूँ तो रूट का नंबर यानी जो वर्गमूल की संख्या है वो तो नहीं जुड़ेगी, बाहर बैठी हुई संख्याएं जुड़ जाएंगी। 3 और 2 मिलकर 5 बना देंगे, और वर्गमूल 5 जो था यानी स्क्वायर रूट 5 था वो स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। और गुणा करने पर अभी हमने चेक किया था 30 आ रहा था। अब हमें क्या करना है, दो दो के जो ये पेयर बनाने हैं ना, इसमें से कॉमन ले लेना है। तो देखो कॉमन लेने के लिए हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। देख पा रहे हो ना अब यहाँ पर आप, कॉमन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। तो x मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ बचा अंदर x और यहाँ बचा 3 वर्गमूल 5 यानी 3√5। अब यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगी तो कॉमन लेने के लिए x तो नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या लूँगी मैं, 2√5 को मैं कॉमन ले लूँगी। अब जब 2√5 मैंने कॉमन ले लिया यानी 2 वर्गमूल 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x। और अंदर क्या बचेगा, 3√5, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि 3√5 और 2√5 इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके 30 बनता है, 30 बनता है ना, 30 लिखा हुआ है। और 2√5 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3√5। अब देखो जी यहाँ पर अंदर ब्रैकेट का नंबर था, ये दोनों जगह सेम हो गया, तो मैंने इसको एक बार लिख लिया। और बचा हुआ जो नंबर था यानी ये जो x था और ये जो स्क्वायर रूट 2√5 था, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। तो आगे मेरे पास दो फैक्टर्स यानी दो विमाएँ यानी दो डायमेंशंस आ गई। ये आ गई हमारी लेंथ और ये आ गई हमारी ब्रेथ, यानी ये है हमारी लंबाई का मान और ये है मेरा चौड़ाई का मान जो हमें प्रश्न में पूछा हुआ था। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। सेकंड में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये जो एरिया की इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन नहीं बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको हमें सॉल्व करवाना है। तो 24 और ये 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो 24 और 8 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो नंबर आएगा उसको मुझे स्प्लिट करवाना है। अब 24 और 8 को पूरा पूरा मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। 24 के फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं। 24 आता है हमारा 6 4 ज़ा 24 और 8 अलग से था ना अलग से। तो अब मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये क्या होता है 32 और 6 रह गया अलग से। अब 32 और 6 अगर मैं घटाऊं माइनस करूं तो मेरा 26 बन जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर से यही आ जाएगा, क्योंकि इसी के तो फैक्टर्स यानी इसी के तो गुणनखंडों को मैंने तोड़ के लिखा है। तो अब की बार देखो मैंने क्या लिखा, 26 को लिख लिया -32 जमा 6। -32 क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए था आंसर में -26, और गुणा करने पर भी मेरा उत्तर माइनस में आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का निशान था। देखो यहाँ पर माइनस था ना, तो मैं यहाँ माइनस लिख लेती हूँ, -8। अब देखो ध्यान से, -32 जमा 6 मैंने लिखा ताकि मुझे -26 मिल जाए। अब दो दो के पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 8x, 8x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3x -4। यहाँ से कॉमन ले लोगे +2 तो अंदर फिर से बचेगा 3x -4। अब 3x -4 दो बार आ रहा था तो एक बार लिख लिया, और बचा हुआ 8x + 2 साथ में आ गया। तो यानी ये आ गया हमारा लंबाई यानी लेंथ, और ये आ गई मेरी चौड़ाई। ब्रैकेट में आ रही है ना। और ध्यान रखो लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो हमारा क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है। तो ये पूरा ब्रैकेट है मेरा लेंथ के लिए और दूसरा ब्रैकेट है मेरा ब्रेथ के लिए। तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में भी जो क्षेत्रफल यानी एरिया के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी द्विघाती बहुपद दे रखा था वो ये था। इसे भी मध्य पद विभक्त करके करोगे, एक के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक लगा दोगे। तो 1 और 15 की गुणा जब करोगे तो 15 ही आएगा, और उसके गुणनफल क्या होते हैं 3 × 5। अब 3 और 5 को गुणा करने पर तो 15 मिल ही जाएगा आपको वापस, और 3 और 5 को जोड़ने या घटाने पर मुझे 8 मिलना चाहिए। तो मुझे 3 और 5 दोनों ही घटा के लेने पड़ेंगे। दोनों ही घटा के लूँगी तो जोड़ने पर -8 तो मिल ही जाएगा, और गुणा करने पर भी जमा का 15 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा होने पर वो जमा की हो जाएगी। अब दो दो के जोड़े बनाओ और फटाफट से कॉमन ले लो। कॉमन लोगे यहाँ से x आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -5। फिर -3 कॉमन लोगे तो फिर से ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -5। अब x -5 दो बार था, मैंने एक बार लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x -3। तो मेरी आ गई लंबाई और चौड़ाई का मान, और यही मुझे ज्ञात करना था, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है हमारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया, जो कि रेक्टेंगल का यानी आयत का एरिया होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी जो दो ब्रैकेट में मेरी संख्याएं आई ना, यही मेरी लंबाई और चौड़ाई है। यही मुझे इस प्रश्न में हल करना था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। तो
अब की बार जो वॉल्यूम है ना क्यूब की, वो इस तरीके से दे रखी है, ये है मेरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके लिए मुझे इसकी डायमेंशंस बतानी है, यानी क्यूब की, क्यूब नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्यूबॉइड होना चाहिए, तो इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशंस मुझे बतानी है, यानी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू बतानी है। तो यानी अगर इस एक्सप्रेशन को फिर से मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर लूँ तो मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाएगी। एक बार हिंदी मीडियम में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो हिंदी में कैसे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को, उस घनाभ की, यहाँ फिर से घन लिखा हुआ है, इसमें घनाभ कर लेना। इस घनाभ की विमाएं ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक इस प्रकार से दे रखा है। तो ये जो व्यंजक दे रखा है ना, ये इस घनाभ का आयतन दे रखा है, यानी वॉल्यूम दे रखी है। हमें इसकी विमाएं, विमाएं का मतलब लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो ज्ञात करके बतानी है। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इस बीजीय व्यंजक का जो है गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, जो कि मध्य पद विभक्ति से ज्ञात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम दे रखा था, यानी जो आयतन दे रखा था, वो क्या था, 4x² जमा 14x जमा 6। अब इसमें भी मध्य पद विभक्ति करनी है, तो किस किस की गुणा करनी पड़ेगी, x² के साथ लिखी संख्या और जिसके साथ x नहीं है उसकी गुणा करोगे। तो 4 की गुणा 6 से करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 गुना 6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं इस तरीके से कि जमा करने पर 14 आ जाए और गुणा करने पर फिर से 24 आ जाए। तो 24 कैसे ज्ञात होगा, 12 दूनी 24, तो यानी 12 और 2 देखो गुणा करने पर 24 मिल रहा है और जमा करेंगे तो 14 बन जाएगा। तो मैं 14 की जगह पर, इस 14 की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 12x जमा 2x। इसके बाद जोड़े बना लो। देखो 4x² का जोड़ा बन जाएगा 12 के साथ और 2x का बन जाएगा 6 के साथ, कॉमन लेने के लिए। अब कॉमन ले लो, 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा 1x और 4 कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा 3, क्योंकि 4 तिया होता है 12। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और 6 था तो 2 तिया होता है 6, तो अंदर बचेगा 3। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है वो सेम बन गई। देखो यहाँ पर x+3 और ये भी आ गया x+3, तो मैंने इसको लिख लिया बाहर x+3 और दूसरा नंबर आ गया 4x जमा 2। लेकिन यहाँ पर 3 विमाएं यानी 3 डायमेंशन आनी चाहिए थी हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन अभी तो हमारे पास 2 ही नंबर आए ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखो, ये जो दूसरा नंबर आया यहाँ से भी तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, ये 4x है और ये 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये बन जाएगा 4x और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x, तो कॉमन ले लिया ना हमने 2। अब इस 2 को कॉमन लेने से हमारे पास हमारी तीनों जो विमाएं हैं वो अलग अलग आ गई। देखो 3 ब्रैकेट पे 3 नंबर अलग अलग बन गए ना, तो 2 मैंने पहले लिख लिया, फिर लिख लिया x+3 और फिर लिखा 2x + 1। तो एक तरीके से ये हमारी लंबाई आ गई, ये हमारी चौड़ाई हो सकती है और ये हो सकती है हमारी ऊंचाई, यानी दिस कैन बी लेंथ, दिस कैन बी ब्रेथ एंड दिस कैन बी अवर हाइट। तो जो इस क्वेश्चन में हमें बतानी थी, यानी डायमेंशंस, पॉसिबल डायमेंशंस लिख देंगे बेटा यहाँ पे कि पॉसिबल डायमेंशंस जो हैं हमारी, यानी पॉसिबल विमाएं जो हैं, संभावित विमाएं जो हैं, यहाँ आप लिख लेना संभावित विमाएं जो हैं वो आ गई हमारी 2x जमा 3 और 2x जमा 1। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट में आपने सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन की है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।